हेलो फ्रेंड। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग 11 मई 2000 को राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किया गया। आयोग के गठन का उद्देश्य राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। यह आयोग अभी तक योजना आयोग के अधीन था, पर अब इसे स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन किया गया। राष्ट्रीय जनसंख्या परिषद नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल की स्थापना वर्ष 1969 में की गई। भारत में यह स्वास्थ्य और सामाजिक विज्ञान संस्थाओं के साथ साझेदारी में काम करेगी। इसका उद्देश्य जनसंख्या नीति की रूपरेखा तैयार करने एवं क्रियान्वयन में सहयोग करना है। आधार आधार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण एक सांवैधानिक प्राधिकरण है, जिसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा आधार वित्तीय और अन्य सब्सिडी लाभ और सेवाओं के लक्षित वितरण अधिनियम 2016 आधार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत 12 जुलाई 2016 को की गई। एक सांविधिक प्राधिकरण के रूप में अपनी स्थापना से पूर्व UIDAI तत्कालीन योजना आयोग अब नीति आयोग का एक संबद्ध कार्यालय के रूप में कार्य कर रहा था। UIDAI की स्थापना भारत के सभी निवासियों को आधार नाम की एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करने हेतु की गई थी, ताकि इसके द्वारा दोहरी और फर्जी पहचान समाप्त की जा सके और उसे आसानी से एवं किफायती लागत में सत्यापित और प्रमाणित किया जा सके। प्रथम UID नवंबर महाराष्ट्र के निवासी नंदुरबार को 29 सितंबर 2010 को जारी किया गया। आधार अधिनियम 2016 के तहत UIDAI आधार नामांकन और प्रमाणीकरण, आधार जीवन चक्र के सभी चरणों के प्रबंधन और संचालन सहित व्यक्तियों को आधार नंबर जारी करने और प्रमाणीकरण करने के लिए नीति, प्रक्रिया और प्रणाली विकसित करने के लिए और पहचान जानकारी तथा प्रमाणीकरण रिकॉर्ड की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। भारत की जनगणना 1872 ईसा में प्रथम बार जनगणना का प्रथम लॉर्ड मेयो के समय किया गया, लेकिन क्रमबद्ध जनगणना की शुरुआत 1881 ईसा में लॉर्ड रिपन के काल में हुई। तब से प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना का कार्य भारत सरकार द्वारा किया जाता है। 1911 से 21 का दशक भारतीय जनसंख्या की महान विभाजक रेखा कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान जनसंख्या वृद्धि दर -0.03% ऋणात्मक थी। भारतीय संविधान की धारा 246 के अनुसार देश की जनगणना कराने का दायित्व संघ सरकार को सौंपा गया है। यह संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में वर्णित है। जनसंख्या की दृष्टि में विश्व में भारत चीन के बाद दूसरा स्थान पर है। निर्धनता से तात्पर्य उस सामाजिक क्रिया से है जिसमें समाज का एक भाग अपने जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाता है। 15 वर्ष पहले संयुक्त राष्ट्र ने गरीबों के जीवन में सुधार के लिए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स निर्धारित किया था। भारत में गरीबी की श्रेणियां। वर्ष 1978 के नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने कहा है कि गरीबी केवल आय से संबंधित नहीं है,
किंतु बहुआयामी मल्टी डायमेंशन समस्या है। गरीबी न्यूनतम जीवन स्तर से वंचित वर्ग होता है जो केवल निर्वाह स्तर पर अपना गुजारा करता है। इन दोनों विधियों से स्पष्ट है कि अर्थव्यवस्था के अल्प विकास तथा राष्ट्रीय आय के असमान वितरण के कारण ही गरीबी उत्पन्न होती है। निर्धनता के वर्गीकरण की प्रचलित विधियों में से एक विधि में निर्धनों का वर्गीकरण सदैव निर्धन ऑलवेज पुअर और सामान्य निर्धन यूजुअल पुअर किया जाता है। सामान्यतः निर्धन वर्ग में वे व्यक्ति आते हैं जिनके पास कभी कभी कुछ धन भी आ जाता है। उदाहरण के लिए अनियमित मजदूर कैजुअल वर्कर्स। सदा निर्धन तथा सामान्यतः निर्धन वर्ग को मिलाकर जो वर्ग बनता है उसे चिरकालिक निर्धन क्रॉनिक पुअर वर्ग के नाम देते हैं। एक वर्ग ऐसा भी है जो निरंतर निर्धन चर्निंग पुअर और गैर निर्धन वर्गों के मध्य रहता है। उदाहरण के लिए छोटे किसान और मौसमी मजदूर कभी कभी निर्धन ओकेजनली पुअर कहलाता है, जो प्रायः धनी रहते हैं किंतु कभी कभी निर्धन हो जाते हैं। इन्हें अल्पकालिक निर्धन शॉर्ट टाइम पुअर कहते हैं। इसके अतिरिक्त वे लोग जो निर्धन नहीं होते उन्हें गैर निर्धन नन पुअर कहते हैं। निर्धनता को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला, निरपेक्ष निर्धनता एब्सोल्यूट पॉवर्टी के अंतर्गत एक निश्चित मानदंड के आधार पर यह तय किया जाता है कि कितने व्यक्ति इस मापदंड के नीचे है, अर्थात इसमें राष्ट्रीय स्तर पर संसाधनों के अनुरूप परिमाणात्मकता के आधार पर जीविका का स्तर निर्धारित किया जाता है और इस स्तर के नीचे के लोगों को गरीब कहा जाता है। भारत जैसे अल्प विकसित देशों में गरीबी मापने के लिए यह तरीका अधिक उपयुक्त है। दूसरा, सापेक्ष निर्धनता रिलेटिव पॉवर्टी में उच्च आय वर्गों तथा निम्न आय वर्गों के बीच तुलना की जाती है। विभिन्न आय वर्गों के बीच कितनी विषमता है, इसे प्रायः गिनी गुणांक तथा लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है। यह विधि विकसित देशों में गरीबी मापने के लिए अधिक उपयुक्त है। लॉरेंज कर्व द्वारा किसी देश के लोगों के बीच आय विषमता को ज्ञात करते हैं। इसे वर्ष 1905 में मैक्स ओ लॉरेंज ने विकसित किया। इस वक्र का प्रत्येक बिंदु उन व्यक्तियों को प्रदर्शित करता है जो एक निश्चित आय के प्रतिशत के नीचे होते हैं। लॉरेंज वक्र आय में विषमता को प्रदर्शित करता है। अतः लॉरेंज वक्र निरपेक्ष समता रेखा से जितना दूर होगा उतना ही अधिक आय में विषमता होगी और इसके विपरीत जितना पास होगा उतनी कम विषमता होगी। गिनी सूचकांक। यह लॉरेंज वक्र तथा निरपेक्ष समता रेखा के बीच का क्षेत्रफल और काल्पनिक समता रेखा के नीचे के पूरे क्षेत्रफल के अनुपात को प्रदर्शित करता है, जिसका मान 0 से 1 के बीच होता है। यदि विषमता अधिकतम है तो इसका मान 1 होगा और यदि विषमता न्यूनतम है तो इसका मान 0 होगा। गिनी सूचकांक को इटालियन कोरेडो गिनी ने विकसित किया। यूएनडीपी के अनुसार वर्तमान समय में वैश्विक गिनी गुणांक 0.66 है। भारत का गिनी गुणांक 0.37 और 0.42 के बीच है। निर्धनता का मापन। निर्धनता के मापन के अनेक प्रविधियां प्रचलन में है, जिनमें से एक विधि न्यूनतम कैलोरी उपभोग के मौद्रिक मान प्रति व्यक्ति आय का निर्धारण करने की विधि है। इसके अनुसार ग्रामीण व्यक्ति को 24 कैलोरी तथा शहरी व्यक्ति को 2100 कैलोरी का न्यूनतम उपभोग प्रतिदिन मिलना चाहिए।
वर्ष 2011-12 में निर्धनता रेखा को ग्रामीण क्षेत्रों में ₹816 प्रति व्यक्ति प्रति माह उपभोग के रूप में तथा शहरी क्षेत्रों में 1000 प्रति व्यक्ति प्रति माह उपभोग के रूप में परिभाषित किया गया। भारत सरकार ने निर्धन परिवारों की पहचान के लिए मासिक प्रति व्यक्ति आय मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर को परिवार की आय के द्योतक के रूप में प्रयोग करती है। यह विधि भी मुख्यतः भोजन और कुछ चुनी हुई वस्तुओं पर व्यय को आय का प्रतीक मानती है। आय और संपत्ति स्वामित्व के अतिरिक्त भी कई और कारक हैं जो निर्धनता से संबंधित माने जाते हैं, जैसे बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा, पेयजल और स्वच्छता आदि की सुलभता, शीर्षगिनी अनुपात, हेड काउंट रेशियो भी भारत में गरीबी मापने का लोकप्रिय मापक है। इसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों का कुल जनसंख्या के साथ अनुपात निकालते हैं। इस माप को केवल प्रतिशत के द्वारा ही दर्शाते हैं। यह माप किसी भी कीमत पर गरीबों की निरपेक्ष संख्या नहीं बताती। निर्धनता मापने की नई पद्धति। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने क्षमता निर्धनता माप का एक नया मापदंड प्रस्तुत किया है, क्योंकि UNDP का मानना है कि वास्तव में निर्धनता एक बहुआयामी संकल्पना है। इसे केवल आय के आधार पर नहीं निकाला जा सकता, अर्थात आय निर्धनता अपने आप में पूर्ण नहीं है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मानव विकास रिपोर्ट में निर्धनता की स्थिति के आकलन हेतु मानव गरीबी सूचकांक ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स का उपयोग वर्ष 1997 से ही किया जाता था, किंतु अब उपरोक्त ऊपरी जितना बताया हूं पीछे नया बहुआयामी गरीबी सूचकांक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स वर्ष 2010 से मानव विकास रिपोर्ट में शामिल किया गया है। मानव गरीबी सूचकांक 3 मूल तत्वों पर निर्भर है: लंबी उम्र, ज्ञान और जीवन की उत्तम अवस्था। सशर्त नकद हस्तांतरण कंडीशनल कैश ट्रांसफर गरीबी से लड़ने का एक नवीनतम उपाय है। इसके अंतर्गत लाभार्थियों को सरकार द्वारा नकद भुगतान किया जाता है, किंतु यह भुगतान लाभार्थियों द्वारा कुछ खास कार्यों की पूर्ति पर ही किया जाता है। ऐसे कार्यों में उदाहरण है जैसे अपने बच्चों को विद्यालय भेजना, डॉक्टर से सही सलाह, सांस्थानिक प्रसव एवं समय से टीके लगवाना, विषमता समायोजित प्रति माह आय अवधारणा, विषमता समायोजित प्रति व्यक्ति आय अवधारणा, पर कैपिटल इनकम का प्रतिपादन प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने किया। आय के स्तर तथा इसके वितरण के आयाम को जोड़कर आर्थिक कल्याण की माप के लिए इस धारणा को विकसित किया गया। भारत में निर्धनता का अध्ययन। भारत में सर्वप्रथम गरीबी का अध्ययन 1870 ईसा में दादा भाई नौरोजी ने किया। इसके पश्चात श्री BS मिन्हास ने वर्ष 1958 से 1959 तथा 1967 से 1968 के बीच ग्रामों के निर्धनों के प्रतिशत में कमी होने के संकेत दिए। इसके विपरीत PD ओझा एवं प्रणब के वर्धन ने ग्रामीण निर्धनों के अनुपात में वृद्धि के संकेत दिए। इनके विचार से देश में आर्थिक परिवर्तन की दिशा बढ़ती हुई गरीबी का कारण है। इसके पश्चात डांडेकर एवं रथ ने वर्ष 1960 से 61 और 1967 से 68 के दौरान नगरीय एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में गरीबी को स्थिर माना। सर्वप्रथम गरीबी रेखा के निर्धारण का प्रयास योजना आयोग द्वारा वर्ष 1962 में किया गया। इसके अनुसार 20 प्रति व्यक्ति
उपभोग व्यय को निर्धनता रेखा माना गया था। इसी के आधार पर समय-समय पर विशेषज्ञों ने निर्धनता रेखा का आकलन किया।